अब दिखाई दे रहा है आप आपको? सभी लोगों का। हाँ हाँ हाँ, पांडे आपको सर मैं दिखा शुरू करूँ? आप हाँ शुरू करिए डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, प्लीज शुरू करिए। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। आज थैंक के यू। इस लेक्चर प्रोग्राम में जो दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित है, इसमें दर्शन शास्त्र के साथ संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, जिनको अपने आप में सुनना और जानना बहुत ही रोचक होता है, ज्ञानवर्धक होता है। और सर आज प्रोफेसर बी एन झा सर बहुत ही विद्वानों की श्रेणी में गिने जाते हैं, और हम बच्चों, आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट है, खासतौर से दर्शन शास्त्र विभाग के, वो इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन मीन्स की तरह लेंगे कि आपको बहुत कुछ आज मिलेगा। और सर की शैली, खासतौर से सर संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं और दर्शन शास्त्र भी साथ में है, तो उसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है। तो और सर की शैली इतनी सरल है, सहज है, कि जल्दी ग्राह है वो, कि हम लोगों को बहुत रुचिकर लगेगा ये जो सर का आज लेक्चर है। तो मैं सर का स्वागत करते हुए प्रोफेसर, अपने डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर केसी पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि सर का एक फॉर्मल वेलकम करें और आगे की इस कार्रवाई को प्रारंभ करें। केसी पांडे सर। इस वीकली रिसर्च स्कॉलर्स सेमिनार के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम आज प्रारंभ उसका हो रहा है, उसमें सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर वी एन झा सर का हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। सभी से जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आभारी हूं। इसकी इंसाइट मुझे प्रोफेसर राकेश चंद्रा ने 3 दिन पहले दिया, उसके लिए मैं सर का आभारी भी हूं। और इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना शुरू हो गए हैं, और मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम हर हफ्ते हम लोग करेंगे, और अपने सभी सहयोगियों, विभाग के सभी सहयोगियों, विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। और हम इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ क्रिएटिव काम कर सकें, यही ईश्वर से भी प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अब मैं डायस डॉक्टर राजेंद्र वर्मा को देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। पांडे सर। अब मैं सर प्रोफेसर बी एन झा सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य, अपना व्याख्यान दें और हम सबको लाभान्वित करें। प्रोफेसर बी एन झा सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे बुलाया और कुछ जो समझता हूँ वो शेयर करने के लिए कहा। इसलिए पांडे जी को और आप सभी जो हमारे कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। सुनाई दे रहा है ना? जी सर, जी सर आगे। तो अब यही है कि आप मेरे स्लाइड नहीं देख पा रहे होंगे। जी सर। हाँ, anyway, Indian philosophy, some fundamental issues. This is the topic suggested by Professor Pandey. So I will reflect on this topic for some time and share my reflections with you. Now, India is one of the oldest cultures of the world, and we have a history of philosophical thoughts of over 5,000 years. Why I say 5,000 years? Because Rig Veda is the oldest document
available with us and preserved by us for 5,000 years. And in the Rig Veda, you have very deep philosophical reflections. This something like, this is very popular statement known to everybody. Ekam sad vipraha bahudha vadanti. Truth is one, wise men call it by different names. Then you have Nasadiya Sukta, which says that in the beginning there was nothing. Neither Sat nor Asat. So Sat also was not there, Asat also was not there. These are all philosophical terms which later, when the philosophical systems were formulated, have been taken up for deeper and deeper reflections. Then you have statements like Purushai Vaidam Sarvam. All this in the Rig Veda itself, I am telling you. So everything, so another name later on was given to Purusha is Brahma. Sat was given the name Brahma. And so then what was there? There was only the Brahman, the attribute-less consciousness. So this kind of reflections you find right in the Rig Veda, and the time of the Rig Veda, at least 5,000 years from now. So I claim that history of philosophical thoughts in India is of at least 5,000 years, if not more. And if you go for the date of the Rig Veda, as given by Bal Gangadhar Tilak, you may go still behind. Anyway, that's a different area of investigation. तो हमें ये 5,000 साल का इतिहास, दार्शनिक चिंतन का इतिहास हमारे सामने है, और भगवान की कृपा हम मानते हैं कि ये सारे, ये जो ऋग्वेद है पूरा का पूरा आज हमें उपलब्ध है. और वैदिक वाङ्मय, उसके बाद जितने वैदिक वाङ्मय है उसमें से बहुत सारे तो नष्ट हो गए होंगे काल के इसमें, but much of that is still available and we are fortunate for that. Now, भारतीय दर्शन, ये हम सब जानते हैं, इसको हम दो ग्रुप में रखते हैं. एक का नाम, पहले ग्रुप का नाम आस्तिक है, दूसरा नास्तिक है. अब ये दो शब्द हैं, इसमें बहुत सारे गलत फहमियां हैं. तो मुझे कहा गया कि हम बच्चों के लिए हमें बोलना है, समझाना है, और आप लोग तो जो बड़े हैं वो तो मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे. उनको मैंने कह रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों से कह रहा हूं कि जो आस्तिक का अर्थ, अक्सर मैं जब पूछता हूं तो कहते हैं कि जो भगवान में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है. यद्यपि ये भी एक अर्थ है ये दोनों शब्द का, लेकिन यहाँ जब हम दर्शन के क्लासिफिकेशन करते हैं दो ग्रुप में, तब ये आस्तिक और नास्तिक इन दोनों शब्दों का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में विश्वास करने वाला और भगवान में विश्वास नहीं करने वाला, भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला, विश्वास नहीं रखने वाला, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, होना चाहिए. क्योंकि आस्तिक दर्शन जो है उसमें भी सभी दर्शन भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, नहीं रखते, भगवान की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है, इसलिए ये अर्थ नहीं होना चाहिए. तो अर्थ क्या है कि द फर्स्ट ग्रुप आस्तिक रिफर्स टू वन जो वेद प्रामाण्य में विश्वास रखते हैं, जो वेद ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं, डिपेंडेबल, ऑथेंटिक मानते हैं, वो आस्तिक दर्शन है. और जो नहीं मानते, जो उस पर प्रश्न उपस्थित करते हैं, वो नास्तिक कहलाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है इन शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर मैं जहाँ जहाँ पूछता हूँ तो बच्चे कह देते हैं कि भगवान में विश्वास रखने वाला और भगवान में नहीं विश्वास रखने वाला, ये क्रमशः आस्तिक और नास्तिक शब्द से ये गलत है.
अब आस्तिक दर्शन जो है वो 6 हैं, 6। यू हैव सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत है, क्योंकि वेदांत, वेद अंतिम भाग जो वेद का है, वैदिक वाङ्मय का, वो उपनिषद है, और उपनिषद वाक्यों के अर्थों पर आश्रित जो दर्शन है उसे वेदांत कहते हैं हम। उत्तर मीमांसा है ये। तो सांख्य देखिए, जैसे ये सारे के सारे बड़े गहरे रिफ्लेक्शंस हैं कि ये जो हम प्लुरैलिटी से हम व्यवहार कर रहे हैं, तो प्लुरैलिटी से इंटरैक्ट कर रहे हैं हम जीवन भर, वो कहाँ से आया। तो सांख्य का एक और अपना मॉडल है, जो पुरुष और प्रकृति ये दो मान करके पूरी प्लुरैलिटी को उन्होंने समझा दिया। तो ये एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल है कि ये सारा जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो हमें वी हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। सो इनर डिसिप्लिन हमें लाना जरूरी है। हम बाहर की ओर जब हमारी इंद्रियां खींचती हैं तो हम भटक जाते हैं। तो हम न भटके, और जो सत्य को हम जानना चाहते हैं उसको हम जान पाए, उसको एक इनर डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। तो वो इनर डिसिप्लिन दिलाने वाला जो शास्त्र है वो योग है, योग दर्शन है। हाँ, बच्चे खेल रहे हैं। सो योग दर्शन है। तो दिस इज अ जर्नी, इनर जर्नी आप कहिए इसको, इनर जर्नी है। तो ये पूरा ये अंतर विश्व को दिखा करके उस पर कैसे संयम किया जाए पूरे, और अंत में हमें इनका भी उद्देश्य वही है कि अल्टीमेटली तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वो अंत तो गत्वा, वो जो साधक है, जो जानने वाला है, जो इंक्वायरर है, वो ही शुड गो बैक टू हिज ओन फॉर्म, और यही देखिएगा सबका वही कहना है इन सब का। सो द entire system of yoga is a system to discipline in such a way that you will be able to discover yourself. And एक बात और ध्यान में रखिए कि एक ये प्रयोग है, ये प्रयोग शास्त्र है। ये एक्चुअली ये सारा थियोरी है, ये सारी थियोरीज हैं, और ये सचमुच ये लेबोरेटरी है, क्योंकि सबको ये चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन, सबको योग चाहिए। सो इट्स ए मॉडल ऑफ disciplining your mind, and through that your inner world, and this is required by one and all। नैयायिक को भी चाहिए और अद्वैतियों को भी चाहिए, सबको चाहिए। सो योग दर्शन ऐसा है। न्याय ये रियलिस्ट सिस्टम है, अटर रियलिज्म। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क ऑफ आर्गुमेंटेशन दिया हमें टू डिसाइड व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स। ये जो वैशेषिक है, ये जो मनुष्य प्राणी को भाषा मिली हुई है, ये हर एक मनुष्य के पास ये है, and through that language he acquires knowledge and he communicates, so he can understand anything and everything through language. And therefore, by classification of language, one can classify the whole universe of that person, and that attempt was made by Vaisheshika philosophers. And so this is the word of this Vaisheshika is called Padartha, a referent of language. So he went on classifying, and then the entire classification is presented, the classification of the whole universe. तो ये वैशेषिकों का ये कहना रहा, ये कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या है कि हम लोगों ने दर्शन तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन में प्रवेश नहीं करवा रहे हैं। तो हम प्रवेश करवाना अगर प्रारंभ करें, तो ये मैं जो कह रहा हूँ आपको,
इसको आप सर्टिफाई कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, आई डोंट बॉदर मच। लेकिन पूर्व मीमांसा एक ऐसा है, एक शास्त्र जो जब हम किसी को बहुत सारे वाक्यों के उच्चारण समझाना चाहते हैं तो क्या तात्पर्य, अर्थ क्या है, हम कैसे निकालें, इंटेंडेड मीनिंग कैसे निकालें, उसके लिए एक शास्त्र बनाया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के लिए एक बड़ा शास्त्र बनाया, वो पूर्व मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा जो वेदांत है वो बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ उपनिषदिक सेंटेंसेस, ये भी सेंटेंस इंटरप्रिटेशन है। ये इनका कॉन्टेक्स्ट था रिचुअल, और इनका कॉन्टेक्स्ट है द फिलॉसफी, द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, ये इनका ये था। लेकिन देखिए सभी जो है सभी दर्शन कहलाते हैं। अब नास्तिक दीजिए, देखिए ये चारवाक हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं मुझसे, जैन और बौद्ध। अब ये सबको देखिए, योग सबको चाहिए, तो ये फिजिकलिटी के बाहर जाना नहीं चाहता। ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिप्लिकेशन यहाँ तक सीमित है। अब ये सब काम कौन करता होगा, आप समझ गए होंगे। तो आज भी है ये, हमेशा रहेंगे। और जैन है, बौद्ध है, तो इन लोगों ने सवाल खड़ा किया प्रामाण्य पर, वेद प्रामाण्य पर। इसलिए इनके, लेकिन इनके विचारों को इन विचारों को अछूता नहीं माना गया हमारी परंपरा में। इनके विचारों को भी डिस्कोर्स में लिया गया और उस पर चर्चा होती रही। तो इनकी बहुत देन है, प्रश्न पूछते रहे और कंट्रीब्यूशन करते रहे। रिफाइनमेंट, डीपर एंड डीपर रिफाइनमेंट ऑफ थॉट्स, ये होता रहा इन प्रश्नों के कारण। तो इन अंदर वाले भी प्रश्न पूछते रहे एक में एक से, और ये बाहर जो है, जो वैध प्रामाण्य जिनको मंजूर नहीं है, वे भी प्रश्न पूछते रहे। नतीजा हुआ कि भारतीय दर्शन गहराई तक जाता रहा, वन आफ्टर द अदर। सो अब देखिए सब ये सारी चीजें जो है, अब ये आपको कि मल्टीपल वर्ल्ड व्यूज एंटरटेन्ड, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट वाज ग्रांटेड। अब ये जो कहा जाता है, हम बहुत सुनते हैं कि ये डॉगमेटिक है, जो गुरु ने कहा वही शिष्य कहता है, गलत है सारा। इसका पूरा, ये सारे जो प्रश्न आज ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, these are all evidence of ignorance. Nobody goes inside it. Nobody knows the real story. Or once you start going, you realize that there is a complete freedom of thought, and there was no kind of restriction of any kind in thinking. Multiple interpretations were allowed. नहीं तो एक ही दर्शन होता ना, इतने दर्शन कैसे हुए? वेदांत, मैं वही बताना चाहता हूँ, रिजल्टिंग इनटू मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट। एक नहीं है, अनेक स्कूल्स हैं थॉट। और ये इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज ए फ्रीडम ऑफ थॉट एंड प्लूरलिटी इज ऑनर्ड। सो मल्टीपल वेदांत कितने हैं? एक है क्या? शंकर के वेदांत अद्वैत है, रामानुज के विशिष्टाद्वैत है, निम्बार्क के भेदाभेद है, मध्व के द्वैत है, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत है, चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद है। हाउ इज इट पॉसिबल अनलेस यू ग्रांट फ्रीडम? सो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम द philosophers enjoyed, and as per the interpretation they kept on forming their own system of philosophy. मल्टीपल अद्वैत में भी क्या अद्वैत एक है? शंकराचार्य का ही अद्वैत है क्या? नहीं है। शब्दाद्वैत भर्तृहरि का है, देखिए, अर्थाद्वैत शंकराचार्य का है, विशिष्टाद्वैत ये भी अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत रामानुज का है, शिवाद्वैत कश्मीर शैविज्म का है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है, प्योर मॉनिज्म है ये। तो अद्वैत के भी कितने प्रकार हैं। अब ये जो सारे भेद हैं, is it possible without granting complete freedom of thinking, reflection? दर्शन, अब एक और बिंदु पर ध्यान दीजिए कि दर्शन जो मैं कहता हूं, भारतीय दर्शन, any दर्शन for that matter, any system of philosophy has two aspects. एक को हम कहते हैं शास्त्र, एक एस्पेक्ट जो सिस्टम ऑफ थॉट है, जो एक कोजेंटली उस थिंकिंग को सजाया गया है
फॉर एक्सप्लेनिंग मेकिंग ए पॉइंट। और दूसरा जो है वो ये सबसे बड़ी बात है इंडिया में, ये फिलोसफी ऑफ लाइफ है इनकॉर्पोरेटेड है इसमें, क्योंकि टू फिलोसोफाइज ऑल्सो इज एन एक्ट। तो अगर किसी काम के लिए कोई पर्पस है तो टू डू फिलोसफी ऑल्सो शुड हैव सम पर्पस। व्हाई शुड आई डू फिलोसफी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारा कहना है कि हम इसलिए फिलोसफी करना चाहते हैं कि इट विल टेक मी टुवर्ड्स द गोल ऑफ माई लाइफ, यानी पुरुषार्थ की ओर ही हमें ले जाएगा। और टू टायर गोल हमें बताया गया है इस दार्शनिक परंपरा में। एक जो है जिसका नाम है अभ्युदय, जिसको आप धर्म अर्थ और काम इन तीनों को ले आइए इसमें, जिसको प्रेयस्क भी कहते हैं। और दूसरा जो है फर्स्ट ये, इसको मैं अंग्रेजी में अचीवमेंट कहता हूं। तो जिंदगी में जो कुछ हम अचीवमेंट के नाम से जानते हैं वो सारा धर्म अर्थ काम है। यानी संस्कृत में इसको उपनिषद काल में इसको प्रेयस कहा गया, और जब सिस्टम फॉर्मुलेशन हुआ तो इसको अभ्युदय कहा गया। तो ये अभ्युदय है, ये अचीवमेंट है। सो द फर्स्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अचीवमेंट। और लेकिन देयर आर लिमिटेशंस, हाउ मच you should get, how much achievement you should have that you should say that I do not want any further. It never happens. Human being is weak. Something is obtained, he wants to have something more. And after that, again more. So a beautiful मनुस्मृति में एक बहुत बढ़िया श्लोक है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। You cannot satisfy any desire because desire is like fire. And if you want to satisfy fire with ghee, for example, the ghee is liked by very much by fire. So go on pouring and more flame, upper and upper flame will come. So something like is this. So the achievement has no upper limit. And this was debated, this was reflected upon, and therefore the next goal was presented. जिससे आप लोगों को बहुत ही तकलीफ सुनने में तकलीफ होती है। कहते हैं कि ये मुक्ति मोक्ष, अरे कहने लग गया देखो ये फिर अपवर्ग कैवल्य निर्वाण, any name you give, if you think my translation of all this is fulfillment. So achievement is first goal of life, and since the first goal of life suffers from a logical difficulty, and therefore first goal of life, namely achievement, could not be projected as the ultimate goal of life, and ultimate goal of life therefore was presented as a state where it is a sense of fulfillment, desireless state, no desire. Now theorizing had taken place in all systems. You can put them into two categories. They talk of sadhana. सभी भारतीय दर्शन एक हिस्सा उनका वो साधन बताएंगे, दूसरा हिस्सा साध्य, क्या हमें कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। ये दोनों हिस्सा आपको हर एक दर्शन में मिलेगा, या यो नास्तिक हो या आस्तिक हो। फिलॉसफी इज साधना एंड नॉट साध्य, मस्ट रिमेंबर दिस। फिलॉसफी ये सिर्फ पुरुषार्थ पर्यवसायी ये कहा है। जयंत भट्ट ने कश्मीर सेविज्म, कश्मीर लॉजिशियन थे नैयायिक जिन्होंने न्याय मंजरी लिखी, उन्होंने कहा है कि सर्वो ही शास्त्रार्थ पुरुषार्थ पर्यवसायी, इट मस्ट टर्मिनेट इन शोइंग यू द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। बस इतना ही। तो ये साधन है, साधन का पता हमें ये फिलॉसफी से चलता है, और बाद में उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें ही चलना पड़ेगा। So Indian philosophy shows multiple paths of transformation. देखिए ये प्लूरलिज्म है, एक ही नहीं है कि इसी से आप पहुंच सकते हैं। किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई भी सारा रास्ता मंजिल लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। अब वो आप सिर्फ अभ्युदय करके नहीं चलेगा, क्योंकि अभ्युदय विल टेक यू नोवेयर, इट विल कीप योर डिजायर बर्निंग फॉर मोर एंड मोर, एंड यू विल नेवर बी एट पीस, and therefore you must go for another state
of achieving, call it fulfillment, a state of fulfillment, जिसको हम मोक्ष, mukti, any name you can give. Indian philosophy is life-centric, therefore, not merely an intellectual exercise. Some kind of impression is being given that philosophy means intellectual exercise. No. I had a friend of Canada, from Canada, he tell me is that, when the new form of philosophy came, then that philosophy was used only to show that how much you do not know. You are a fool, I am a prudent man, I am an intelligent person. So this is not the philosophy does not aim at that. Aims at bringing about transformation in life. How? Through cultivating विवेक. So जिंदगी में विवेक उत्पन्न होना चाहिए. विवेक क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, what is good, what is bad, and what is to be promoted and what is to be discarded. All this kind of knowledge that should come from philosophy. And therefore, through cultivating vivek, it should take you to the ultimate. And therefore, when you do this, it is value-centric. So you go on identifying values of life and go on. Therefore, our philosophical system promote dharma. Dharma is value, morality. So this is what at the level of our life span. So the achievement also cannot be. Kautilya says that at the cost of dharma you cannot earn money. Your money should be cannot be at the cost of dharma. So dharma is the center. Morality is at the center. So whether it's artha, dharma, kama, all these must be guided by dharma, and that alone. So that kind of a teaching is being provided by Indian philosophical discourses. So this is something different. So you can all your ethics, etc. You can bring here. So those who think that there was no talk of ethics in Indian philosophy, they have not entered into Indian philosophy. Then Indian philosophy is reflective. This is very important. Nothing is accepted without critical reflection. And this is coming from the Upanishadic period itself. Upanishad clearly tells you that ultimate aim you have identified, that you have to discover yourself. But how will it happen? It will not happen simply by knowing Sanskrit language or by knowing philosophy or anything of the type. But it's a long way. And what you should go on doing is this. Srotavyaha. Get exposed to thoughts. Let whatever thought come from whatever direction, get acquainted with that. You see the broadness of this spectrum. And then, but you should not accept as it is. Next instruction the Upanishad gives you is mantavya, reflect. And I translate it as critically reflect. Srotavya shrutivakebhya mantavyaschа upapattivi. You must have ground either for acceptance or rejection. You must give some ground. Why do you accept and why you reject? For both, there must be some ground. So, mantavyaha is the next instruction. And once you do this, then you'll make a conclusion. And once you conclude, then concentrate, nididhyasitavyaha. Then follow that. That's all. So, and ultimately, what will happen? Atma va are drashtavyaha. Ultimately, you discover yourself. Discover yourself, going back to one's own form through cultivating universal mind. So this is all expansion of mind. Go on expanding. So you have to take recourse to the discipline called yoga and chitta vritti nirodha. All these things has to be done, practiced. A powerful instrument for social change and harmony. Now you can see, those who do not know, they only can talk in a different way. And ultimately you'll find that such a powerful instrument for social change, because the wider your mind, the more universal your mind is, less insufficient you are, less narrow you are. So this
philosophical systems, the models can provide you a powerful instrument for even social change and harmony. There is no scope of any discrimination in this. Various models of unity in diversity. We often talk of university and direct. If you look at the Indian philosophical systems, you will find there are different models. I can talk of at least two models you can say. If you take Advaita of Shankara, and where only Nirdharmaka Brahman is the reality, where are others? There are no others. So you see yourself in everybody. And once you start seeing yourself in everybody, tatra ko moha kashokaha ekatvam anupashyatah, Upanishad says. Once you start seeing yourself, where is the question of discrimination? Where is the question of difference? So you cannot hate yourself, at least. You may hate others, but you do not hate yourself. So once you identify this is an unity in diversity where otherless, there is no other. But take for example, Nyaya, philosophical model. Here, there are as many living beings, so many selves. So each individual self has its own identity, but still there is unity. And that unity, that is sameness, the samanya. So if Atman is many Atmans in Nyaya, so Atmatva is a jati, is universal. And universal is only one. So unity in this way, as you say, we all are human beings. So the Nyaya model can be taken as a model for unity in diversity, keeping individual identity intact. So different model, you go deeper into the Indian philosophical systems and you will find that this can be a beautiful instrument for social change and social service, bringing out harmony in society at all levels. And all this, my friends, was acquired through dialogue. Dialogue has been the means of creating depth in Indian thought, discourse, and the mode of that dialogue is Vada. And what is the definition of Vada? Tattva Bhuvutsa Katha Vada. A discourse is that which aims at arriving at the truth and not for winning. So for that there is Jalpa, Vitanda, other forms of debate. Gautama records all the three types of discourse. So Vada has been normally it is very popular saying Vade Jayate Tattvada. So this Vada is not Jagda, but a mode of discourse. तो ये झगड़ा नहीं है, ये एक कथा है, ये डिस्कोर्स है. एंड डिस्कोर्स का कोई पर्पस होता है, पर्पस यही है तत्व बुभुत्सु. बस सत्य क्या है, सत्य जानने की इच्छा से जो किया हुआ वाद है, जो की हुई कथा है, जो डिस्कोर्स है, उसको हम वाद कहते हैं. So that has been the mode and that has added depth to Indian philosophical thought. Holistic, and this, my friend, the approach is so holistic. Inquiry about the entire existence, not only physical reality, not only internal reality, but internal and external both. So the entire existence, therefore it is inclusive, it is synthetic. Inquiry into truth. Now, next question came at the time of Vatsyayana, that how to bring all the persons having independent worldviews around one table, and all can participate and exchange their views. And one model was prepared by Vatsyayana called universal model, I call it. And that model was developed where all of divergent worldviews could participate in a dialogue. ये संभव हो पाया, इसलिए एक चार्वाक के साथ भी हम डायलॉग में बैठ सकते हैं. जैन, बौद्ध, that intra and intra-systemic dialogue and intersystemic dialogue both became possible because of this model. And this was the contribution of Vatsyayana. And then you needed scientific tools. So scientific tools were developed. Framework of argumentation, for example. आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है,
तो वो एक आर्गुमेंट के द्वारा करना है तो आर्गुमेंट के फॉर्म बनाया गया। थियोरी ऑफ इन्फरेंस, किसी को कन्विंस करना है या किसी से दूसरे को कन्विंस करने से पहले अपने को कन्विंस करना है, इसके लिए स्वार्थानुमान बनाया गया। दूसरों को कन्विंस करने के लिए परार्थानुमान बनाया गया। ये सारे टूल्स हैं, इसलिए लॉजिक आ गया। प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डिको, अब एक शब्द कोई उच्चारण कर, एक वाक्य उच्चारण करता है, उसको अर्थ को हम कैसे समझें, इसलिए डिकोडिंग और एनकोडिंग, ये दोनों प्रक्रियाएं बताई गई। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मीमांसा शास्त्र ने बताया। अधिकरण पद्धति हमने अपनाई। तो ये सारे टूल्स हमने बनाए टू फैसिलिटेट द by closer dialogue. Common language, then by 1000 of years of dialogue, it was realized that language of dialogue being natural is creating difficulty in philosophical dialogue. And so therefore need of new language. New language was created in Navya Nyaya language. So from 10th century onwards, all the debates you find are in this language, but no curriculum in either in Sanskrit department or in philosophy department you find any course on Navya Nyaya language. So all these things are gaps. We have never looked towards our own contribution, own country's contribution in philosophical fields, and it's a high time that I'm glad that Lucknow University is taking the lead. So then issues of many issues. How many issues should I talk? Reality was the first issue. How to arrive at reality? As I told you, Vatsyayana provided the model. Pramata, Prameyam, Pramanam, Pramitihi iti chatasrashu vidhasu artha tattvam parisamapyate. He said it has to be holistic. So you address your inquiry into who is the knower, what is the object of knowledge, what is knowable, what is the process of knowing, and what is knowledge. That's all. The entire universe is complete in this form. This becomes a model. And you find later on that every philosopher afterwards writing their book under this title. Someone writes Pramana Vartika, Dharmakirti wrote, then Jainas wrote Prameya Kamala Martanda. So that became a common model where there was no problem. Anybody of any worldview could participate in the dialogue and brought the required depth. So next question was that whether the world of our experience is real or not. Yes was the answer. No also was the answer. Yes, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Purvamimamsa, Jaina, all they say yes. World is real. Plural world is real. Shankara said no. Madhyamika philosopher, Buddhists said no. So Sambriti Sat, Vyavaharika Sat, so degrees of reality were created by these idealists, and realists said yes. So the issues, the problems, and the answers through reflections, through debate, through dialogue, this was the mode for creating depth in Indian philosophical thought. Then question came, what is reality? What that which can be captured by mind? You see how deep is the thought? That which can be captured by mind and language is real. One section of philosophers say. Another said, no. That which cannot be captured by mind and language is reality. So the first group said, Padartha, referent of language is real. And the next group said, that which language refers to cannot be real because language cannot reach reality. So you can see all these things, these issues and the answers, but all these were achieved only through dialogue and through very, very, very deep Vada mode. Language and reality, then question. Language cannot touch reality, Shankara and Madhyamika. Language alone can capture reality, Nyaya. So Artha Asparshi Shabda, the idealist will say that the Shabda, the language cannot touch reality.
And Nyaya say language alone can touch reality, because otherwise human being has no other way to have access to reality. It is only through language one can have reality. So you can see all these views. It's so deep and so enlightening, so enjoyable. But we are not ready to enter into this tradition. Whether jnana can be savishayaka or nirvishayaka, another issue. Yes, said the realists, of course, jnana can be. So knowledge of X, cognition of X, Y, but Shankara says no. So whether jnana can be savishayaka or nirvishayaka, the Nayayikas will be still be yes, and the idealists will say nirvishayaka jnana alone is possible. So nirvikalpaka, but still there is some object. But for the madhyamikas, it is nirvishaya. So only there is no kalpana, because savishayaka language requires kalpana, construction. And nirvishayaka, he says that there should not be any vishaya content. So contentless cognition and contentful cognition, these two groups. Now it's a beautiful and enjoyable discourse you can have when you enter into such issues and their attempts of reflection. Then whether jnana is sakara or nirakara, another issue, for example. So jnana, then the Dharmakirti says, sakaram jnanam utpadyate. When cognition emerges, when knowledge emerges, it emerges with a content. And that content gives a form to that cognition or knowledge. So sakara, then the jnana becomes sakara. So if it is a jnana of, let us say, a flower, then the flower is the akara of that jnana. So when I have jnana of a flower, it is not that the jnana emerges, then akara is added to it. No. Simultaneously, when jnana emerges, it emerges with the akara. And that created a very deep kind of a reflection and a huge debate. Then he says the akara, if akara, that means the akara is not outside. If akara is not outside, then but all our behavior is with akara outside. I go to collect flower in the garden of flower, not from the mind I pluck the flower. And you can see that this became a very deep and very enjoyable object of debate. And I would advise you to read Nyayamanjari for all this beautiful debate. So Buddha said that sakaram jnanam utpadyate. But Nayayika held the view, even realist is telling that jnana has to be kept without a form. So akara is not the intrinsic form of jnana. It has to remain outside that. And it is a jnana of. So jnana of something, that of is not the intrinsic part of jnana. And that kind of an answer was given by the Nayayikas. So vishayaha jnanat bahi tishtati. So the object of knowledge exists outside jnana. Whereas for the Vijnanavadins, the jnana akara is inside jnana. Then what about the akara with which we behave outside? It is all mental projection, kalpana. So you can see this kind of a debate you find when you enter into Indian philosophical system. Now next question was whether determinate cognition valid or not. Sabikalpaka jnana and nirvikalpaka jnana. So sabikalpaka jnana, whether valid or not? Well, yes. Nayayika says, why not? They have already taken a position that sabikalpaka jnana is that jnana, a determinate cognition is that cognition where the content appears completely with name and form. Its structure also is very clear and the name also is very clear. It is only verbalizable cognition is called determinate cognition, and therefore it is valid. And the idealists said no for idealists. Nirvikalpaka jnana alone is valid for them. So that which cannot be case. Again, same thing, language and reality. Language cannot capture reality. The Pramanavartika Buddhists, I mean, sometimes we should read Pramanavartika of Dharmakirti. It was a beautiful debate. It went on 1,000 years record you have in Chatur Granthika
and from Nyaya Sutra up to Udayana, and the recorded history you have of debate. The mode of debate in India was writing commentaries and commentaries and commentary over that. So starting from Gautama, ending in Udayana Acharya. So Nyaya Sutra, Bhashya, Tatparya Tika, Parishuddhi, up to Parishuddhi. So Bhashya, Vartika, Tatparya Tika, Parishuddhi, we call them Nyaya Chaturgranthika. It's a recorded debate. So you can see all these things you can enjoy when you go into the original. So Bhartrihari does not accept Nirvikalpaka Jnana, for example. He said, Naso se pratyayo loke yo shabdanugamadrite anuviddhamiva jnanam sarvam shabdena bhasate. So everything has to be the object of language. And language alone provides you a cognition. That cognition is always savikalpaka. Language less cognition is impossible. That is what he felt. In Bhaktipadya you can read this. Whether God exists, all time question. Even for while taking a cup of tea, also this question comes. All sitting behind the road, also you have a question, but the answers will not come like that. These questions were being asked for years and hundreds and hundreds and hundreds of years. Last, Udayanacharya decided to write a complete book on that called Nyaya Kusmanjali. Now, unless I will say you read that book and then come and talk to me, and that's oh my God, everything is gone. So this has not happened in the philosophy departments. Philosophy has not been given a due place. Indian philosophy, I mean, has not been given a due place in our curriculum. So in the 10th century, Udayanacharya wrote an independent text on this issue, whether God exists. He wrote another text whether Atman exists or not. Atma Tattva Viveka Udayanacharya. Again 10th century. So we have a history of 1,000 years of a debate in Indian philosophical system, intrasystemic and intersystemic, both. All were. As I told you, the Sankhya did not have God. Yoga created God, and then that became Seshwara Sankhya. So Nireshwara Sankhya, Seshwara Sankhya. Then Purva Mimamsa did not have God, and it did not require. So there is no need of philosophically posit a entity called God. Even in Advaita Shankara, it's a posited God, Ishvara. Ultimate reality is not God, but it is Nirdharmaka Brahma. So you can see that intersystemic and intrasystemic dialogue alone could could help them arrive at the truth. N number of issues, my friends. In this way, we can go on talking, and to be discovered by entering into these systems of Indian philosophy. For entering, therefore, one is required to prepare oneself by getting close exposure to the following three disciplines. Now it is my advice to the young philosophers, would-be philosophers. Science of grammar, one, to master the structure of language, because all human thoughts are structured. And so structure is reflected in language. I should have access to that structure. And for that, a special training in science of grammar in Panini, I'm talking in the context of Sanskrit, but it is true with any language. So you should have mastery over structure of language, number one. Number two, logic, science of logic and epistemology. And logic and epistemology were together, therefore we did not write logic book separately, because this is sadhana for sadhya, I have already talked about. And therefore we did not write a book separately, only for sadhana separately. Sadhana and sadhya together. So you find in India logic and epistemology together. Science of discourse, Purvamivam, so to identify what is intended by the speaker. He may write 10-volume books, but you have some message. How to derive that message? What is the method?
what are the principles of interpretation. And for that, science of discourse was created in the country. And respectively for these three disciplines were created. One is Vyakarana Shastra, next is Nyaya Vaisheshika Shastra, and third is Purvamimamsa Shastra. So if really you are interested in enjoying this intellectual, philosophical, and spiritual culture of this country, one has to prepare yourself with these three knowledge systems and minimize dependence on secondary sources. My, my request to young students, minimize your dependence and try to go to primary sources. But how will you go? Greatest hindrance, lack of knowledge of Sanskrit language. We have never created our own policy of education. We never thought, the philosophers were not given to reflect with the help of the contributions of Indian philosophical tradition to suggest the education policy of this country. And therefore, lack of knowledge, Sanskrit was never given a due place to connect, to bring, to familiarize, to give exposure to all the contributions the country made in various fields of even intellectual fields or philosophical field or spiritual or cultural field, whatever it may be. This is the gateway to enter, go deeper and deeper. That will never happen. And therefore, I would request to the Department of Philosophies and the departments of philosophy to prepare a course in Sanskrit for philosophy. Once you do it, if not today, after 5 years, after 10 years, these gaps can be bridged and the students will feel happy that they're doing something which is enjoyable, which is very close to one's life. He can bring about transformation. He can relate to the entire world in that way. And this is what the meaning of doing philosophy is. So keep on visit. Now we are at my level. I have established a trust called Rishi Arena Trust. All that I have told you is not mine. This is all the gift of the Rishis, Rishi Parampara. And we have established a trust, and we have we are delivering, we are sharing whatever little we have learned from our gurus through various programs. So I invite all of you to keep on visiting our website www.vidyavatika.org. We offer a variety of courses to bridge these gaps. So as long as I live, I will keep on sharing whatever little I know. I thank you. Thank you for giving me this opportunity. I hope I have not gone beyond the time allotted to me. So thank you, Panditji, and all my friends sitting and listening to me, and particularly the young students. They should take it seriously and achieve at least some percentage of what I have said. I'll be very happy. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you. सर, आपने बहुत ही और बहुत ही आधारभूत लेक्चर दिया है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत दर्शन शास्त्र विभाग आपका आभार है सर। और नमस्कार करता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस पे सर अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा हूँ, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो एक फिलॉसफी कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए उसको को जो गहराई में जाने के लिए जो आपने बुझाए हैं सर। और फिलॉसफी बताया, फिलॉसफी फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करती है सर। जो आपने आज इस इंस्टिंक्ट को बच्चों को दिया है सर, वो निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित होंगे सर। और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय परंपरा की मल्टीकल्चरल अनेकतावाद है जो सर, वो उसको आपने सर एक्सरसाइज किया है रियली में सर, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही मतलब सर ग्राणी है।
और आपने दर्शन के जो लक्ष्य बताए, अभ्युदय से लेके सर जो अल्टीमेट गोल मोक्ष की बात की आपने, इसके बाद सर आप जब ये दर्शनों का विकास, जब आप भाषा दर्शन में आप आए और कैसे न्याय दर्शन को लेके और विषय और विषय को लेके जो हमारा डिबेट है, जो बच्चे जानना भी चाहते हैं, जो बहुत कम समझ में आता है, हम लोग भी सर उसको इतनी गहनता से, इतनी गहराई से अभी नहीं जानते हैं, और आपने सर उसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया। इसके लिए पूरा सर दर्शन शास्त्र विभाग, हम सभी टीचर्स आपका बहुत बहुत आभारी है सर। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिटिकल रिमार्क करते हुए सर कुछ प्रश्न करें जिससे बच्चे और मोटिवेट हो सके। आपसे जी आपको सर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर राकेश चंद्रा सर, प्लीज सर। जी, thank you very much, sir. It is always a pleasure and honor to have Professor V.N. Jha with us. जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेसर V.N. Jha started the Center for Sanskrit Studies in Jawaharlal Nehru University, and for over 30-40 years he has contributed to the field of philosophy and Sanskrit studies. ये एक हम लोग का सौभाग्य है कि वो हम लोगों को बहुत सरलता से चीजें समझाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस पर समर्पित कर रखा है। मैंने उनसे बहुत कुछ उनके सानिध्य में उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। वो न केवल संस्कृत और दर्शन के विद्वान हैं, बल्कि वो साथ ही साथ संगीत के भी मर्मज्ञ हैं, और बच्चों को बहुत प्यार से बताते हैं। और हम लोग जैसे लोग जो कभी कभी उनसे बहस करने का या प्रश्न करने का साहस करते हैं, उनके भी प्रश्नों का जवाब देते हैं। मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज से इस जेनरेशन के बच्चे ये जाने कि आज से हमारे टीचर्स की जेनरेशन में एक बड़ा विवाद उठा था, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड इन इंडियन फिलॉसफी। और उस डिबेट को आरंभ करने में कई लोग थे, प्रोफेसर बारलिंगे, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर दयाकृष्ण, और प्रोफेसर V.N. Jha ने उसमें बहुत सारी बातें बताई थी। कई लोगों को ये कॉलोनियल, ये बात सही है कि भारतीय यूनिवर्सिटी सिस्टम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम का ही एक रूपांतरण है। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के जो हम लोग जैसे विद्यार्थी हैं वो बाबा ब्लैक शीप पढ़ के, जैक एंड जिल पढ़ के यूनिवर्सिटीज में आकर फिलॉसफी पढ़ते हैं। और इसमें ऐसे भी कई लोग हैं जो कि परंपरागत आचार्य सिस्टम से, संस्कृत सिस्टम से पढ़कर आए हैं। उनके सामने हम लोग कई बार फीके पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जानना नहीं चाहते। और ऐसे में फिर अगर स्नेहपूर्ण हमें आशीर्वाद मिलता है प्रोफेसर झा जैसे लोगों का, तो हम लोग सीख सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रोफेसर दयाकृष्ण भी हम ही लोगों की तरह से बाबा ब्लैक शीप टाइप के ही गुरु थे, उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि क्या कुछ है भी इंडियन फिलॉसफी में, यहाँ सब मोक्ष की बात होती रहती है, ये एस्केप है, इंडिया में कास्ट सिस्टम है। और ऐसे संदर्भों में फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फिलॉसफी और कल्चर का क्या संबंध है। किसी भी सभ्यता के अंतर्गत फिलोसोफर्स एक बात कहते हैं, पूरी सभ्यता उनकी बात नहीं मानती है। ऐसा नहीं है कि ग्रीस में भी सब लोग प्लेटो और अरिस्टोटल के अनुसार आचरण करते थे या बर्कले और डेकार्ट के अनुसार आचरण करते थे। तो भारतीय संस्कृति और दर्शन का भी एक महत्वपूर्ण संबंध है। और प्रोफेसर झा हम लोग को इस बात के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि यदि हम अपने शास्त्र को समझना चाहें तो उसमें बहुत कुछ मिल सकता है। एक रोचक बात श्री अरविंद ने एक बार कही कि लोगों ने कहा कि क्या इंडिया ने वेस्टर्न फिलॉसफी से क्यों नहीं सीखा। तो एक बड़ा अहंकारपूर्ण वाक्य उनका लगता है कई बार। उन्होंने कहा क्या कुछ ऐसा था वहां से जो कि हमारे पास पहले से नहीं था। मैं इस बात को पूरी तरह से समर्थन तो नहीं करता, लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर V.N. झा से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आगे भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हमारे यहाँ के बच्चे और हम लोग भी संस्कृत थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वैदिक संस्कृत और टेक्सुअल संस्कृत पढ़ने लायक योग्यता हमारे अंदर नहीं होती है। जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट वो हमें इस लायक नहीं बनाती है कि हम उसके इंटरप्रिटेशन को सही तरह से कर पाए। साथ ही साथ दूसरी डिफिकल्टी सर ये रहती है कि जो संस्कृत भाग के लोग होते हैं वो हम लोग को इतना ज्यादा प्रत्यय और व्युत्पत्ति समझाने लगते हैं कि उससे दार्शनिक बुद्धि के लोगों को कई बार आलस आने लगता है कि नहीं। तो मैं
प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि फिर वो जब हमसे कहते हैं कि तुम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो 2.5 साल के लिए, तब तुम न्याय सिद्धांत पढ़ोगे, तो कई बार हम लोग तैयार नहीं हो पाते। पर जी। इन बातों के अतिरिक्त मुझे लगता है कि आज के आपके संदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपने ये वाली बात हम सबको फिर से याद दिलाई कि भारतीय वाङ्मय एक लंबा इतिहास रहा और वो 17वीं 18वीं शताब्दी तक भी विकसित होता रहा। ऐसा जी। नहीं है कि ये मान लिया जाए कि वो एक समय खत्म हो गया। और जी। 17वीं 18वीं शताब्दी के तक जो विकसित होने वाली विभिन्न परंपराएं थी, वो केवल जी। संस्कृत की ही नहीं थी, तमिल और अन्य भाषाओं की भी थी। और साथ ही साथ जो विविधता और चर्चा की बात आपने बताई, वो भी मुझे लगा कि हम सबको बार बार याद रखनी चाहिए। एक बार और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी समय पर इंडियन एथिक्स के ऊपर जी। खासतौर से आप चर्चा करें, और इंडियन एथिक्स और इंडियन मेटाफिजिक्स का क्या संबंध रहा है, क्योंकि कई बार ये किताबें लिखी रहती हैं जिनमें ये कहा जाता है दो तरह के व्यू हैं। एक व्यू सर कई बार होता है कि इंडिया में एथिक्स है ही नहीं, सिर्फ सिस्टम्स हैं और उसके बाद एथिकल सिस्टम्स नहीं है। और दूसरा कई बार आक्षेप ये लगाया जाता है कि ये इतना ज्यादा एथिसाइज्ड और रिलीजियस है कि इसके अंतर्गत शुद्ध तत्वबोध की चिंताएं ही नहीं है। ये दोनों ही प्रकार के आक्षेपों पर बड़े बड़े लोगों ने, कार्ल पॉटर और मैकेंजी जैसे लोगों ने अलग अलग तरह से आक्षेप किए हैं। आपके साथ बहुत ही चाव होता है, आप मेरे सामने अगर हो तो ऐसा लगता है कि आपके साथ और भी समय लगातार व्यतीत करते रहें, और आपका ये अनुग्रह रहता है कि हम लोग की छोटी छोटी बातों को आप बड़े प्रेम से उसका उत्तर भी देते रहते हैं। और जो मेरा एक पुराना प्रश्न है आपके साथ, वो हमेशा ये कि न्यायिक के रूप में जितने भारी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी हम लोग लेकर चलते हैं, बौद्धों का ये प्रश्न है कि हम उसको हल्का भी कर सकते हैं। तो उस डिबेट पर भी मैं चाहूंगा। तो इन दो विषयों पर मुझे यकीन है कि आगे भी आप लोग हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम सब बच्चे यहाँ पर आमतौर पर भारतीय दर्शन, राधा कृष्णन, दत्तायन चैटर्जी, हिरयाना से आरंभ करते हैं, जो सचमुच सेकेंडरी किताबें हैं। लेकिन कोशिश ये है कि हमारा जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट है वो कुछ मूल टेक्स्ट भी पढ़ाता है, जैसे मूल्य माध्यमिक कारिका, न्याय मंजरी इत्यादि को भी हम लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। योग्यता हम सबकी बहुत सीमित है, मैं अपने गुरुजनों के बारे में तो नहीं कह सकता, पर अपनी तो कह ही सकता हूँ। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आपका अगर मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो आगे ये और अच्छा होगा। नए बच्चों के लिए ये एक बहुत सुंदर अवसर था, और मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी सफल दीर्घायु, ताकि आप हम लोग को बहुत लंबे समय तक आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह से इसकी कामना करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब आप पकड़े गए। देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने ICPR के द्वारा, जी सर, आपको याद होगा हमने एक कोर्स बनाया था, मल्टी लेवल कोर्स, और यही नाम था उसका, यही नाम था संस्कृत फॉर फिलोसफी। जी सर, जी और सर, जी सर, जिसका पहला लेवल लखनऊ में ही हमने प्रारंभ किया जी था। सर, जी सर। न जाने कौन सी देवी शक्ति आकर के उसको तहस नहस कर पता है कि वो आपके दार्शनिक मित्र भारतीय दर्शन के पुरोधा हैं, उन्होंने उसको रोक दिया था। तो क्या तो सब चौपट हो गया। इसलिए मैंने सर। फिर दोबारा, मेरे मन में वो नहीं जा रहा है वो, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे जी सर, जी तब तक सचमुच हम भारतीय दर्शन नहीं जान पाएंगे। मैं आपको सर, लिख के देता, आप कुछ भी कह दीजिए मुझे, यू कैनॉट सेटिस्फाई मी। ये जी 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 असंभव है, सर, ये असंभव है। मैं तो कहता हूँ एक 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 प्रोजेक्ट के तौर पर कोई एक सूत्र ले लीजिए न्याय का, और फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी BC से प्रारंभ करके 10वीं शताब्दी उदयनाचार्य तक आइए, और टीकाओं को देखते आइए, और देखिए कि क्या डायलॉग है, क्या कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछने वाले नहीं होते तो इतनी गहराई इन शास्त्रों में नहीं आती। जी सर, तो मैंने तो अलग से एक आर्टिकल लिखा था एक कोरियन एक जर्नल के लिए, कि अगर बौद्ध नहीं होते यहाँ हमारे यहाँ, अगर जैन नहीं होते, तो भारतीय दर्शन की इतनी गहराई भी नहीं होती। जी सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ,
तो ये प्रश्न पूछने वाला चाहिए ना। तो प्रश्न कौन पूछ सकता है? जो जानेगा, जो समझेगा। और सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। जी सर। चलिए एक कार्यक्रम ऐसा है प्रश्न पूछने का, और फिर कह दें कि प्रश्न पूछिए, और प्रश्न कुछ नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं। ये तो परंपरा नहीं थी ना हमारी। तो सभी बैठते थे। मैं आपको, आपने जब छेद ही दिया है तो मैं आपको सुना देता हूं। मैं क्या कह रहा था, ये जो मुक्ति मोक्ष, ये जो सब सारे मतलब जो कर्ण कर्ण कटु शब्द है ना सारे, तो और जिसके साथ इंटेलेक्ट का कोई संबंध है ही नहीं है जीफ। तो शंकराचार्य ने तत्वबोध नामक एक प्रकरण ग्रंथ लिखा है, मेरे हाथ में है। जी सर, जी सर। और यही मैंने 2.5 महीने तक इस पूरे विश्व को मैंने समझाया है ऑनलाइन जूम पर। आपको भी भेजा था लेकिन आप ज्वाइन नहीं किया शायद आपने। जी 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 इसलिए आप भी जिम्मेदार हैं। जी सर। हाँ। तो मैं एक 2-4 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये सोशल कंसर्न और ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है, ये देखिए। कौन सी नई चीज आप लोग कह रहे हैं सोशल फिलॉसफी में, ये मुझे बता दीजिएगा। वो कहते हैं कि जीवन मुक्त हमें होना है। फर्स्ट गोल है कि हमें इसी जन्म में मुक्त होना है। मतलब क्या होना है? कहते हैं यथा, अब सुनिए, ये इतनी सीधी संस्कृत है कोई भी समझ सकता है। यथा देहो हम, अहम देहा, पुरुषो हम, मैं मेल हूं, ब्राह्मणो हम, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रियो हम, मैं क्षत्रिय हूं, वैश्यो हम, अब मैं वैश्य हूं, शूद्रो हम मैं शूद्र हूं। ये जैसे दृढ़ निश्चय करके बैठ गए हैं अभी हम, और करते रहते हैं अपना, सदियों तक चला रहे हैं इसको। इति दृढ़ निश्चय, इसको हमने निश्चय मान करके इसके अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं विश्व के साथ। क्या हमें करना है वो बता रहे हैं। उसी तरह दृढ़ निश्चय बनाइए, न अहम ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न पुरुष, ये भी नहीं हूं मैं। तो फिर मैं कौन हूं? असंग, क्योंकि ये शंकराचार्य का है ना, एट्रीब्यूट लेस कॉन्सियसनेस जी मैं जी हूं। तो वो कह रहे हैं असंग सच्चित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश, मुझे प्रकाशित करने के लिए किसी लाइट की आवश्यक, गड़बड़ हो रही है कुछ। नहीं सर। नहीं आ रही है सवाल। जी सर। हाँ, तो कहते तो मैं कौन हूं? असंग, कोई भी धर्म मुझमें चिपका हुआ नहीं है। ये सारे कंस्ट्रक्शन है, मेरा कंस्ट्रक्शन है ये सारा। असंग, तो मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं, मैं एग्जिस्टेंस हूं, मैं चित्त हूं, मैं कॉन्सियसनेस हूं, मैं आनंद हूं, मैं ब्लिस हूं। और और क्या हूं? स्व प्रकाश, मुझे प्रकाशित करने के लिए दिए की जरूरत नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है। सर्व अंतर्यामी सभी लिविंग बींग्स में मैं वही हूं, चिदाकाश रूप। ये कॉन्सियसनेस का जितना बड़ा फील्ड है ना, वही मैं हूं। इति अहम अस्मि इति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान। ये दृढ़, तो जो दृढ़ निश्चय अभी है उसको उलट के हमें ये दृढ़ निश्चय करना है। इज इट नॉट एन हैंडबुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन? इज इट नॉट गोइंग टू ऐड टू द चेंज इन द सोसाइटी? इज इट नॉट पॉसिबल? लेकिन somebody should take it seriously, no? अगर आपको इसका और है तो संस्कृत वाले हैं, ये संस्कृत में कुछ बोलते रहते हैं, अरे आकर के फिर वो देखिए मोक्ष बोलने लग गए हैं। इसके सारे अज्ञान, ये अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा, और अज्ञान तो तभी दूर होगा जब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो मैंने जो
कुछ भी सीखा है गुरुओं के साथ, वो ये जिंदगी भर बांटने का ये ठान लिया है। सर सॉरी टू भले ही आप सर सॉरी टू और ये इंटरफियर सर, वो जो या आपका और ये कार्यक्रम सर, जो आपका कार्यक्रम था आईसीपीआर में, वो 3 लेवल का जो जी कार्यक्रम रह गया है ना, हाँ उस कार्यक्रम को वो हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं जाके नहीं, एक ही लेवल हुआ उसका, दूसरे से तो बहुत 8 लेवल का बनाया था हमने, तो 8। सर वो कार्यक्रम जो है दूसरे लेवल का, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे बढ़े, है ना। और राकेश चंद्र सर का सहयोग रहता है, तो आपके साथ में हम दूसरा लेवल शुरू करेंगे सर। चलिए भगवान और भगवान सर ऐसी परिस्थिति बनाए कि वो सब हो। बच्चों का सर कुछ और प्रश्न हो सकता है। देखिए, आप हमारे जो बीए और एमए के बच्चे हैं, हो सकता है आपसे कुछ और बेसिक प्रश्न पूछना चाहते हो, तो बच्चों को लाइए, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी, बच्चों को लाइए, कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और भी टीचर्स भी पूछ सकते हैं ना डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बच्चे लगता है कि अपना सुन नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, वो अभी पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा पहले और कुछ तो पहला दिन है सर, पहला दिन है, अभी आज पहला दिन है, मंगलाचरण शुरू हो गया सर आज से। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर। हाँ सर, मैं सर थोड़ा और समय, कोई भी सर हमारे विभाग से जो शिक्षक है, वो भी यदि कोई जिज्ञासा अपनी शांत करना चाहते हैं तो सर का अनुभव के लाभ, सर के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। सर से आप प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो आप डॉक्टर रजनी मैडम को बुलाइए कि वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। हाँ अब जरा हाँ, कोई है? आप समाप्त करें तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं फॉर्मल धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव मैम, आप सुन रही हैं? हाँ हाँ धन्यवाद ज्ञापन। हाँ रजनी मैम। हेलो। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। आप सभी लोग माइक स्विच ऑफ कर दें। मैं प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं रजनी श्रीवास्तव हूँ, और अपने विभाग की ओर से और अपनी ओर से भी प्रोफेसर झा के इस वेबिनार में, इस लेक्चर इंडियन फिलॉसफी सम इश्यूज, इस पे वक्तव्य देने के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। प्रोफेसर झा को सुनना दर्शन शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिए सदैव से ही एक सुखद अनुभूति रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये दर्शन के प्रति हमारी समझ को परिष्कृत करता है, और दूसरी तरफ भारतीय दर्शन की प्राचीनता, निरंतरता और उसकी विशिष्ट विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। प्रोफेसर झा का दर्शन के प्रति कमिटमेंट जो है, उनकी जो समझ है, उनकी जो ज्ञान है, वो सदैव ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। सर, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने विभाग के सभी शिक्षकों, प्रोफेसर चंद्रा, डॉक्टर वर्मा, राजेश्वर यादव, प्रोफेसर शुक्ला, इन सभी के प्रति भी धन्यवाद अर्पित करती हूँ, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में होने के बावजूद आप लोगों से इस वेबिनार के माध्यम से ही हम मिल सके, और दूसरा आप लोगों का जो इसमें प्रतिभाग था, उससे मुझे लगता है कि हमारा ये वक्तव्य और अधिक उपादेय होगा। मैं इस वेबिनार में प्रतिभागी सभी विद्यार्थियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और अंत में मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केसी पांडे जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस विषय इंडियन फिलॉसफी सम इश्यूज पे बीएन झा के वक्तव्य को जो है वो इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी तक जो है वो पहुंचाया। इसके लिए सर आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थैंक एवरीबॉडी फॉर गिविंग मी द opportunity to enjoy sharing. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा सर। राकेश जी सभी आप लोग स्वस्थ रहिए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए, और फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, जब भी आप कोर्स शुरू करें तो 1 लेवल से शुरू करिएगा सर, प्लीज। क्योंकि हम लोग भी लाभ
थैंक यू। गायत्री जी आपको प्रश्न है क्या आपकी? जो मैंने आपको ये वेबसाइट का पता दिया है ना पंडित, जी सर, जी सर। वो उसको खोल के देखते रहिएगा, क्या क्या करते रहते हैं, अगर समय हो तो आइएगा उसमें। जी सर, जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो सर। काइंड, वेरी काइंड, थैंक यू, पांडे सर आप खत्म कीजिए सर। थैंक यू। पांडे सर खत्म कीजिए सर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेंद्र वर्मा खत्म जी, कीजिए। राजेंद्र वर्मा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर डूइंग दिस डाइस वर्क। थैंक्स टू एवरीबॉडी। आज हम फिनिश करते हैं इसको आज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही। हाँ सर, और सर रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो प्रोग्राम रही हुआ है, कि- रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल हाँ, जाएगा। अच्छा हाँ, पांडे जी, हाँ सर, हाँ मुझे कॉपी करके भिजवा दीजिएगा हाँ, मुझे। भेज देंगे सर, मेल कर देंगे सर आपकी। हाँ, एक कॉपी करके भेज दीजिएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैं भी रख थैंक लूँ, मैं भी रख लूंगा अपने घर में कहीं बोला सर। ये आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद सर, आपका आशीर्वाद है। आपको सुनना एक अमृत के एक बूंद को पीने की तरह होता है। नहीं नहीं, आपका हर एक ये सब वाक्य गुरु कृपा है, गुरु कृपा है, बस सर, गुरु कृपा है कृपा। सर। इदम न मम, इदम न मम। फिर मिलेंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।